साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, अपन लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। भारत का भूगोल अपना चल रहा है, मिशन मास्टर अपन ने चला रखा है। हर घर से मास्टर बना के रहेंगे, बन के रहेंगे मास्टर, लेके रहेंगे बोनस। इसी टीम के साथ बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। और मिशन मास्टर का जो अपन ने सपना देखा, उस सपने को पूरा करना पड़ेगा। अभी जस्ट पॉलिटिकल की क्लास हुई और पॉलिटिकल की क्लास के बाद में ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। ये कैमरा और ये सारे लोग आप कहां कहां से देख पा रहे हैं, लेकिन एनर्जी मुझके अंदर ऐसी है कि जैसे आप सभी लोग मेरे सामने ही बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं, क्या कहते हैं कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना गले, ऐसा भी हो नहीं सकता। और बंदा शिद्दत से चाहे उसे वो ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं शिद्दत से, अगर आप अच्छे ढंग से चाहते हैं कि मुझे मिलना ही चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ अपन आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य सी जानकारी अपन ने ली थी। आज उसी जानकारियों को अपन आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सभी का नमस्कार, जहां जहां से मैं देख पा रहा हूं। एक बार सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ आप शेयर भी कर दें। और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और उसके बाद फिर आगे विजिट करते रहें, कंटिन्यू चलते रहें। चलिएगा, पहला अपना सवाल यहां से बनने वाला है कि भारत में भौतिक प्रदेश हैं कितने। सामान्य तो देखा जाए तो भारत में 4 ही भौतिक प्रदेश आते हैं। एक आता उत्तर पर्वतीय प्रदेश, एक आता उत्तर भारत का विशाल मैदान, एक आता है प्रायद्वीप पठार और एक आता आपका कौन सा? तो आपका उत्तर बनेगा सर तटीय प्रदेश। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, यहां मैं क्या कह रहा हूं। अपन ने कहां तक पढ़ा है उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं अपन। आपको याद हो तो अपन यहां तक पढ़ चुके थे, यानी परा हिमालय, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय के बारे में अपनी बातचीत चल रही थी। अपन ने हिमालय के बहुत सारे प्रकार किए थे। अब देखिएगा एक एक बार प्रकारों को। एक बार आप अगर 5-10 मिनट की झपकी ले भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस से आप तरोताजा हो गए क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक दिया था ना आपको। चलते हैं आगे। अब देखिएगा साथियों, अपन ने देखा कि ट्रांस जो हिमालय, इसके बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है कि कल जा पीर के पास, कल जा पीर के पास, यानी इसके अंदर जो पर्वत श्रेणी है उनका अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कल जा पीर के पास, यानी कराकोरम, फिर लद्दाख आ जाएगी, फिर जास्कर आ जाएगी, फिर पीर पंजाल। कल जा पीर के पास, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, याद रखिएगा। इसके बाद में फिर आपको अगर ध्यान हो तो अपन ने यह भी देखा था कि कराकोरम श्रेणी के अंदर कौन सी चोटी आती है, तो आप कहेंगे सर कराकोरम श्रेणी के अंदर आपका आती है गोल्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। इसको अपन पढ़ चुके थे। फिर हमने ये भी देखा था कि यहाँ कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं। मुख्य ग्लेशियर यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आता है। और मैं आपको बता दूं, सियाचिन जो ग्लेशियर है, यहां से याद रखिएगा आप सीधा सीधा कि यही सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है नुब्रा नदी। तो प्रश्न बन जाए नुब्रा घाटी कौन से ग्लेशियर में है? आपका उत्तर बनेगा सियाचिन ग्लेशियर में। कौन से ग्लेशियर में? सियाचिन। ये भी पढ़ चुके थे अपन। फिर अपन ने लद्दाख श्रेणी को पढ़ना है। याद कर लीजिएगा, लद्दाख का मतलब होता है लाख दर्रों का घर। अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख का मतलब क्या है, तो आपका उत्तर आएगा लाख दर्रों का जो घर है उसे आप क्या कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लद्दाख श्रेणी कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी किसके उत्तर में स्थित है? तो सीधा सीधा आप कहेंगे कैलाश पर्वत के उत्तर में है। प्रश्न आ सकता है सीधा आपके, लद्दाख कैलाश के उत्तर में है। लद्दाख और कैलाश पर्वत ये चापाकार है और यहीं पे एक चोटी आती है जिसका नाम आता है गुरुला मांधाता। जैसे प्रश्न आए कि केटू कहां पे है, आपका उत्तर आएगा कराकोरम में। प्रश्न आ जाए गुरुला मांधाता कहां पे, तो आप कहेंगे लद्दाख में। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? लाख दर्रों का घर। लद्दाख का मतलब क्या है? तो आपका उत्तर आएगा लाख दर्रों का घर। और यहीं पे एक चोटी आती जिसका नाम आता है राका पोसी चोटी। और याद रख लेना, ये विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है जिसका नाम आता है राका पोसी चोटी। राका पोसी चोटी कहां की चोटी है? तो आपका उत्तर आएगा लद्दाख की चोटी है। याद रखिएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आप, तो अपने पास आएगा लद्दाख का पठार। ये भारत का सर्वोच्च पठार आता है। ध्यान देना, लद्दाख का पठार क्या आता है? तो आप कहेंगे सर भारत का सर्वोच्च पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा दक्कन के पठार को भारत का सबसे बड़ा पठार कहा जाता है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार कहा जाता है। हाँ, हनुमानगढ़ से प्रणाम, बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकार है। चलें आगे, चलें। बिल्कुल
आगे देखिएगा, बात आती है कि महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा अलग होती है जास्कर श्रेणी और झेलम नदी की घाटी इसके अंदर बनती है। जास्कर के अंदर बस एक ही प्रश्न है छोटा सा। अब देखना, अब ये बात आएगी मेन जो बात है, करेवा कहां पे पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर करेवा कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। करेवा कौन से हिमालय में पाया जाता है? साथियों याद रखिएगा कि करेवा कश्मीर हिमालय के अंदर पाया जाता है। बस एक पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। अब जो मेन अपना आता है हिमालय, यानी कहने का मतलब हिमालय की जो 3 मुख्य श्रेणियां हैं, यहां से एक भी लाइन को स्किप नहीं कर रहे हैं, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरिट तो पॉइंटों में जाके छुटती है भाई साहब। अगर इन पॉइंट को छोड़ा तो नंबर नहीं आएंगे, और नंबर नहीं आएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक एक प्रश्न का माजरा है, याद रखिएगा, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। मैं कह रहा हूं यहां पे महान हिमालय, महान हिमालय को क्या कहते हैं आप? वृत्त हिमालय के नाम से जानते हैं। वृत्त हिमालय को आप क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस से जस्ट नीचे महान आएगा, महान से नीचे मध्य आएगा, मध्य से नीचे शिवालिक आएगा, शिवालिक से नीचे क्या आएगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान आएगा। जो महान हिमालय से आप क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसी को महान हिमालय कहा जाता है, इसी को सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, इसी को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा सारे नाम इसी के हैं, यानी महान हिमालय कहें, वृत्त हिमालय कहें, आंतरिक कहें, सर्वोच्च कहें, ग्रेटर कहें, इसे ही क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा सर इसे हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी मानी जाती है, किसकी? हिमालय की। यानी हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं, इनमें सबसे ऊंची और सबसे दुर्गम जो श्रेणी है वो कौन सा? हिमालय महान। बात करें कहां से लेके कहां तक फैला हुआ, सेम ही बात आएगी, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। एवरेज हाइट इसकी 6000 से लेके 6100 मीटर तक है। बात करते हैं इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। बात करते हैं इसकी चौड़ाई 150 160 से लेके 400 किलोमीटर तक है। याद रख लेना हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुई है, और जिसमें सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? वृत्त हिमालय। जो मुख्य हिमालय के 3 पार्ट हैं, वृत्त है, मध्य है, शिवालिक है, इनमें सबसे पहले कौन सा बनता है? तो आपका उत्तर आएगा वृत्त हिमालय। अगर आपसे ट्रांस हिमालय भी दिया हुआ है और फिर पूछे तो याद रखना ट्रांस हिमालय इससे भी पहले बन चुका है। चले आगे चलते हैं, ध्यान दें आगे। क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत फैन हो गए, बहुत अच्छी बात है। बड़ी ऑफिसर बन के आपसे मिलेंगे, बिल्कुल आपका स्वागत होगा, आप आइएगा, लेकिन ऑफिसर बनने से पहले भी आप आ सकते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर लग के भी। चले आगे चलते हैं। याद रखिएगा, अब बात आती है वृत्त हिमालय का विस्तार सतत रूप में। बिल्कुल सही बात है सर। ये कहां से कहां फैला हुआ है? ये सिंधु नदी की घाटी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक फैला हुआ है। ये नगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक बात है। याद रखना इसमें चट्टाने कौन सी हैं? आर्कियन समूह की चट्टाने, यानी प्लेट विवर्तन, भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, जहां पे लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होता है, यानी एक्टिव है। क्यों? याद करना, मैंने क्या कहा था? इंडियन प्लेट अभी भी गति कर रही है, और जब भाई साहब गति कर रही है तो कहीं ना कहीं टकराव भी हो रहा होगा ना, और टकराव हो रहा है इसका मतलब आप क्या समझेंगे? वहां भूकंप तो आएंगे। टकराव हो रहा है इसका मतलब वो प्लेट टेक्टोनिक दृष्टि से एक्टिव जोन है, पूरा का पूरा सक्रिय है। जब प्लेट टेक्टोनिक दृष्टि से सक्रिय है तो वहां भूकंप तो आने ही आने हैं। याद रखना सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी नहीं, भूकंप कौन से हिमालय में आते हैं? तो आपका उत्तर बनेगा महान हिमालय में आते हैं। महान हिमालय में वलन की प्रवृत्ति सब्जेक्ट का काम, आपके लिए इतनी जरूरी चीजें हैं नहीं, सामान्य पेपर पढ़ रहे हैं ना अपन। याद रखिएगा अगला फिर प्रश्न बनेगा यहां से, विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी हिमालय में। ध्यान देना अगली बात, यानी विश्व में जितनी भी चोटियां हैं, ऊंची 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 चोटियां, ये कौन सी हिमालय में? तो आपका उत्तर आएगा विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं ये महान हिमालय के अंदर है। अब महान हिमालय में तो है, उन्हीं के अंदर एक चोटी आती माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में है, ठीक बात है, लेकिन आपसे मैं ये पूछूं कि माउंट एवरेस्ट की स्थिति कौन से देश में है? तो आपका उत्तर आएगा सर नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर है, इसे विश्व की सर्वोच्च चोटी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, तो भी आपका उत्तर माउंट एवरेस्ट ही आएगा। एशिया की सर्वोच्च चोटी तो भी माउंट एवरेस्ट। प्रश्न बने विश्व की सर्वोच्च चोटी तो भी माउंट एवरेस्ट। याद रखना विश्व की सर्वोच्च चोटी तो भी माउंट एवरेस्ट है, एशिया की सर्वोच्च चोटी तो भी माउंट एवरेस्ट है, और प्रश्न बन जाए आपका चोमोलुंगमा के नाम से किसे जानते हैं? इसी को जानते हैं माउंट एवरेस्ट को ही। गौरी शंकर के नाम से किसे जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। सागर माथा के नाम से किसे जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। एवरेस्ट जो पर्वत है, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जिसे अपन कहते हैं, एवरेस्ट विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, और इनके टाइम में राधा कृष्णन भी साथ थे। याद रखना। आगे प्रश्न बनता है एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है?
हम तीसरी क्लास में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बावला बना रहे हो? 8,848 मीटर है बाबूजी, ध्यान दे लेना, बस यही बात तो थी। अरावली की ऊंचाई तो लगातार कम हो रही है। पहले अरावली लगभग 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, लेकिन अब अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर ही आती है। क्यों हो रही है अरावली की ऊंचाई लगातार कम? क्योंकि अरावली प्राचीन वलित पर्वत है, अरावली अवशेष रह गया पहले वाली चीज का, इसलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। लगातार अपरदन से लगातार घिस गया है, इसलिए अरावली को घर्षित पर्वत कहते हैं। लेकिन हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। और बढ़ने का मतलब आप क्या कहेंगे? आपसे पूछा जाएगा क्या कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। याद रहेगी इतनी बात? बिल्कुल रहेगी सर। फिर आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं कि ऐसा क्यों, तो मैंने भी बताया था हिमालय अभी भी बन रहा है। अब जो प्रमुख चोटियां हैं इनका अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो आप कैसे बता सकते हैं? एक बार मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सर रिपीट करना है, ध्यान देना। सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट। ध्यान दे लेना, एक बात मैं यहां स्पष्ट कर देता हूं, ये चोटियां केवल महान हिमालय की है। आप कहेंगे सर ट्रांस हिमालय में केटू पढ़ के आए थे 8,611, उसको आपने क्यों नहीं लिखा? बाबूजी अभी मैंने क्या कहा था, ये महान हिमालय है, वो तो ट्रांस हिमालय में थी। महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियां, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है 8,848 सामान्य रूप से अपन कहते हैं। इसके बाद कंचनजंगा की बात करते हैं 8,598 मीटर आती है। इसके बाद में मकालू की बात आती है 8,481 मीटर आती है। इसके बाद धौलागिरी की बात आती है 8172 आती है। मसालू 8154 आती है। नगा पर्वत 8126 आता है। अन्नपूर्णा 8078 आता है और नंदा देवी की बात आई तो आपका 7817। अब ये ऊंचाइयां आपको याद रह भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रम याद रहना चाहिए आपका ऊंचाई के अकॉर्डिंग, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दे लेना, माउंट एवरेस्ट है, इसके बाद में कंचनजंगा है, मकालू पहले आएगा मसालू बाद में आएगा, मकालू पहले आएगा मसालू बाद में आएगा ऊंचाई के हिसाब से। अब यहां में दो टाइप से क्रम बनाऊंगा, भेजा तो आपका खराब तो होगा एक बार, लेकिन अगर प्रश्न आ जाएगा तो आपका ही सही होगा, बाकियों का सही नहीं होगा। ध्यान दे लेना, मैं कह रहा हूं माउंट एवरेस्ट। धीरे धीरे गाड़ी को मैंने स्पीड को बहुत धीरे कर दिया है ना। कॉमर्स वाले सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे सकते हैं क्या? फॉर्म भरा है कि आपने? तो दे लेना, नहीं भरा तो कोई बात नहीं। बाकी सेकंड ग्रेड के अंदर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। रीट के लिए उनमें ऑप्शन बनता है, कॉमर्स वालों के पास एसएसटी में शामिल कर लिया जाता है उनको, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपका अलग से सब्जेक्ट होता ही होता है ना। तो रीट के अंदर सेकंड ग्रेड में आपका कोई सब्जेक्ट मेरे हिसाब से नहीं होता, बाकी आप विज्ञप्ति के अंदर अच्छे ढंग से पढ़ लें, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, नमस्कार स्वीकार। एक बार यार कहाँ गए? अभी भी लास्ट छोड़ गया था पीछे वाली क्लास में, वो सारे भग गए हैं, ऐसे थोड़ी होता है कोई। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर है, मकालू 8481 याद नहीं होगी, मकालू के बाद धौलागिरी, मसालू, नगा, अन्नपूर्णा, ठीक है। अब ये जब सब्जेक्ट की बात आती है तो वहां तो कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल नितेश जी सैनी, आपका स्वीकार है ना, आपका नमस्कार। ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि आप पर्वत आ गए, माउंट एवरेस्ट आ गया, कंचनजंगा। कंचनजंगा है कहाँ पे? याद कर लेना, सिक्किम में। संपूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा ही आती है। चले आगे चलते हैं। आगे प्रश्न बनेगा कि अन्य चोटियों में नामचा बरवा है, कामेट है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। कई बार क्या होता है कि चोटियों का क्रम पूछ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपसे यूं पूछ ले भाई ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो सर आप कहेंगे पूर्व होगी, और पूर्व से किधर पूछ लिया जाए तो याद कर लेना, पूर्व से पश्चिम में पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? ध्यान देना मेरी बात, यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की बात आ रही है, यानी पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। भाई ये पूर्व ही पूर्व में कौन सी आती है? नामचा पर्वत आती है। पश्चिम ही पश्चिम में यहाँ पे कौन से आता है? नगा पर्वत आता है। और ये मैंने आपको बताया था पहले, लेकिन अब इसके बीच में गड़बड़ है, कुछ ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा आ गई, सर आ गई। कंचनजंगा के बाद में
अब ध्यान देना, अब ये ऐसे क्रम है, ऊंचाई वाला क्रम नहीं है। अब यहाँ पे एक मकालू नाम की चोटी आती, फिर एक माउंट एवरेस्ट नाम की चोटी आती है, उसके बाद में एक मसालू नाम की चोटी आती है, फिर आपका अन्नपूर्णा आ जाती है, इसके बाद में आपका धौलागिरी, नंदा देवी तो आप जानते हैं। यानी नगा पर्वत में भी कोई दिक्कत नहीं है, नंदा देवी में कोई दिक्कत नहीं है, कंचनजंगा, बीच वाली 4 चोटियां याद रखनी है आपको। मकालू आ जाएगी, इसके बाद माउंट एवरेस्ट आ जाएगी, फिर मसालू आ जाएगी, फिर अन्नपूर्णा आ जाएगी, फिर धौलागिरी आ जाएगी, और ये चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम बन जाएगा। और ऐसा प्रश्न मुझे लग रहा है आ सकता है, तो याद कर लेना, ठीक है। नामचा बरवा, कंचनजंगा, इसके बाद में मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मशालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, उसके बाद में कामेट, लास्ट में नगा पर्वत। याद रहेगा? इतना रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। चलें आगे, चलते हैं। अब ध्यान देना, ये तो आ गया क्रम इनका। अब बात आती है यहाँ हिमनद या ग्लेशियर कौन कौन से सर, याद कर लीजिएगा। इस महान हिमालय की बात कर रहा हूं मैं कि महान हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। महान हिमालय में ग्लेशियर की जब बात आती है तो याद रखिएगा, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर आता है, यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, सतोपत है, चोराबारी है, मिलाम है, जेमू है, ये सारे के सारे हिमनद कहां पे आते हैं, तो याद रखिएगा ये हिमनद आते हैं आपके कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा सर महान हिमालय में। कहां पे आते हैं? महान हिमालय में आते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन, तो बात आती है महान हिमालय के बाद में कौन से हिमालय की, तो आप कहेंगे सर हिमाचल हिमालय की। आप इसे हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं, आप इसी को मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, आप इसी को लघु हिमालय भी कह सकते हैं, बात एक ही। यानी आप मध्य हिमालय भी कहो तो भी वही बात है, आप हिमाचल हिमालय कहो तो भी वही बात है, आप इसे लघु हिमालय कहो तो भी वही बात है। यानी महान हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ भाग है, महान हिमालय के ठीक दक्षिण में। अच्छा, महान हिमालय के दक्षिण में तो एक बात तो पक्की होगी कि इसकी ऊंचाई भी कम होगी। सबसे ज्यादा ऊंचाई महान हिमालय 6000 से 6100, इसकी ऊंचाई कम है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। ये 3700 से लेके 4500 मीटर तक भी है, और कई कई जगह 3800 से 4200 मीटर भी लिखी हुई मिलती है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 50 से लेके 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आती। यहाँ पे आपका चट्टानों की बात करते हैं, आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ ये चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। अब आप तो इतनी बात याद कर लो, यानी जो हिमाचल हिमालय है ये अत्यधिक कटा फटा और घाटियों के यहाँ दिखता है, पर्यटक स्थल यहाँ पे हैं, घाटियां यहाँ पे हैं। और याद कर लेना जो मध्य हिमालय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि विवर्तनिकी दृष्टि से शांत है, निष्प्रभावी है, यहाँ भूकंप कम आएंगे, यहाँ भूसंकलन कम होगा। जबकि सर्वोच्च जो हिमालय है, जिसे अपन महान हिमालय कह रहे हैं, जिसे अपन हिमाद्री कह रहे हैं, वहां पे भूकंप भी ज्यादा आएंगे, वहां भूसंकलन भी ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो एक्टिव है, वो विवर्तनिकी दृष्टि से सक्रिय है, जबकि मध्य हिमालय विवर्तनिकी दृष्टि से सक्रिय नहीं है। ये लघु हिमालय, ये हिमाचल हिमालय है। ध्यान दे लेना मेरी बातों के ऊपर, आगे ध्यान देना। इसी मध्य हिमालय के अन्य नाम आते हैं, यानी हिमाचल हिमालय को, मध्य हिमालय को, इसे कहां कहां क्या क्या कहा जाता है, गौर करना। इसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। इसी मध्य हिमालय को याद रखिएगा, हिमाचल में धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसी हिमालय को उत्तराखंड में नाग टीबा श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसी हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ध्यान देना मेरी बात, मैं यहां कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहते हैं। इसी मध्य हिमालय को हिमाचल में कहा जाता है धौलाधर श्रेणी। इसी मध्य हिमालय को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो नागटीवा श्रेणी। और बात आती है नेपाल में इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा महाभारत श्रेणी। नेपाल में क्या कहा जाता है? इसे महाभारत श्रेणी कहा जाता है। इसके बाद फिर प्रश्न बनेगा आपके सामने कि यहाँ कुछ एक घाटियां आती हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ घाटी आती है कश्मीर घाटी। प्रश्न फिर बनने जा रहा है यहाँ पे कि कश्मीर घाटी कहां पे? तो आपका उत्तर आ जाएगा झेलम के अंदर। सॉरी, कश्मीर घाटी कौन सी नदी से बनती है? झेलम से। प्रश्न यहां बन रहा है कुल्लू घाटी यहां बनती है, मध्य हिमालय में व्यास नदी बनाती है। कांगड़ा घाटी यहां बनती है, व्यास नदी बनाती है, ये भी भारत के अंदर ही है। मसूरी घाटी यहाँ पे यमुना नदी बनाती है, ये भी भारत में। काठमांडू घाटी ये मध्य हिमालय में है, बागमती नदी बनाती है, लेकिन ये नेपाल में है। कहां पे है? नेपाल के अंदर। याद रखिएगा, यहाँ पूर्वी भाग में जो घाटियां हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार,
ये द्वार है, दुआर नहीं है, ध्यान देना मैं कह रहा हूं, दोनों में फर्क आता है। ये द्वार है और एक आता है दुआर, फर्क है दोनों में। दुआर पाया जाएगा सिक्किम वाले भाग में, यानी सिक्किम हिमालय में पाया जाएगा दुआर, और द्वार है जो कहां पाया जाता है, मध्य, और मध्य के साथ में शिवालिक वाले भाग में द्वार। ये घाटियां हैं द्वार। और जो पश्चिम में घाटे उन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे देहरादून, जैसे कोटली दून, जैसे पाटली दून, तो देहरादून, द्वार, ये क्या है, घाटियां हैं। पूर्व की साइड में उनको क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, और पश्चिम की साइड में उनको क्या कहते हैं, दून कहते हैं। आगे फिर यहां पे देखिएगा बात आती है, जैसे आपको बताया यहां देहरादून है, कोटली दून है, पोटली दून है, हरिद्वार है, और देहरादून यहाँ की सबसे बड़ी घाटी है भाई साहब, सबसे लंबी सबसे बड़ी घाटी आती देहरादून, और लंबाई इसकी 35 से 45 किलोमीटर है, चौड़ाई 22 से लेकर 25 किलोमीटर तक है देहरादून की, छोटी नहीं है। ध्यान दे लेना, यहाँ घास के मैदान आते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है। जबकि बात करते हैं कश्मीर में मर्ग कहते हैं, तो बुगाल और पयार कहां पे कहते हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसे बुगाल, बुगियाल और पयार कहा जाता है। जबकि बात कर रहे हैं अपन मर्ग कहाँ कहते हैं, तो याद रखिएगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जम्मू कश्मीर में कहते हैं। और यहीं पे पशुपालक जनजातियां रहती हैं जो क्या करती हैं, ऋतु प्रवास करने का काम करती हैं। कौन कौन सी जनजातियां, यहाँ पे गद्दी जनजाति रहती है, बकरवाल रहती है, कौन से भाग में, इसी वाले भाग में। ठीक है, चलें आगे। अब ध्यान देना, यहाँ कुछ एक पर्यटक स्थलों की मैं बात करता हूं, कौन कौन से यहाँ पर्यटक स्थल है आपको याद रखने हैं। अगर मैं सीधी सी बात करूं कि जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, तो आपका उत्तर आएगा सर जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो पर्यटक स्थल आते हैं, हाँ भाई कौन है, अब बताओ ये लड़ने वाले कहां से, क्या ही तो करेंगे, लड़ो मत रही, पढ़ लो चुपचाप। हाँ जाओ मोटारो है, मैं रात नहीं गड़ो पढ़ूंगे, ये तो कोनी पढ़ लेवा रामो चीजा पेपर कमाए ने फिर छीणो गिणोगा यहाँ ऊपर, है ना, प्रश्न को नहीं आओगा, अब बता दूं पहले। ठीक है, हाँ ध्यान देना, मैं कह रहा था जम्मू में जो पर्यटन स्थल है उनमें जैसे कि गुलमर्ग आता है, जैसे कि सोनमर्ग आता है, पहलगांव आता है, पटनी टोप है, पत्नी टोप नहीं पटनी टोप कहां पे, जम्मू कश्मीर में आता है। इसके बाद में बात आता है हिमाचल में पर्यटक स्थल कौन से हैं, जैसे शिमला, डलहौजी, कुल्लू, कांगड़ा, मनाली, धर्मशाला, कसोली, मैक्लियोडगंज है। ये सारे के सारे पर्यटक स्थल कहां पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं। जबकि बात करते हैं उत्तराखंड वाले पार्ट के अंदर, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, चक्राता, देहरादून, लैंसडाउन, ये कहां पे आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। बात आती है पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा, दार्जिलिंग आता है, कौन सा आता है, दार्जिलिंग। इतना याद रहेगा सर, रहेगा क्यों नहीं रहेगा, याद रखिएगा। मध्य हिमालय में नदी अपहरण की अधिकता होती है, यानी कहने का मतलब रिवर कैप्चरिंग वाला काम यहाँ पे ज्यादा होता है, और इसी हिमालय का उत्तरी ढाल है ये केसा है, तो याद रखिएगा तीव्र है, तथा दक्षिणी ढाल केसा मंद है, तो इसे होगबेक स्वरूप प्रदान करता है। कैसा स्वरूप प्रदान करता है, तो आप कहेंगे होगबेक स्वरूप, ये आपके लिए ज्यादा खास बात है नहीं। अब जरा सुनिएगा शिवालिक किसे कहते हैं, शिवालिक से प्रश्न बनेगा, आप शिवालिक कह दीजिएगा या बाह्य हिमालय कह दीजिएगा, एक ही बात है भाई। आंतरिक हिमालय आपको, आपने किसको कहा, आंतरिक हिमालय की श्रेणी में किसको रखा, तो आपका उत्तर आएगा आंतरिक हिमालय कहा जाता है सर्वोच्च हिमालय को, या फिर आप कह सकते हैं हिमाद्री को, हिमाद्री कह दीजिएगा, आंतरिक हिमालय कह दीजिएगा, एक ही बात है। लेकिन बाह्य हिमालय किसे कहेंगे, तो आपका उत्तर आएगा शिवालिक को क्या कहा जाता है, शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में फिर प्रश्न बनता है कि इसका विस्तार कहां से लेके कहां तक आता है, पोतवार पठार से लेके कोसी नदी तक आता है। सामान्यतः अगर बात करें अपन तो 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, उसके बाद में निरंतर रूप में तो यहां तक है, कटे फटे रूप के अंदर अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश तक फैला हुआ है। बात करते हैं इस वाले भाग में क्या है, ये हिमालय के अंदर अपन यूं कहें कि नदियां जो आती हैं तो नदियां क्या करती हैं, अपने साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर लाती हैं। तो इस वाले भाग में बलुआ पत्थर मिलेगा, मृतिका मिलेगी, बजरी मिलेगी, रेत मिलेगी, अवसाद मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, कांग्लोमरेट मिलेगा। कहने का मतलब आप यूं कहेंगे कि शिवालिक वाला भाग ऐसा है जहां पे कंकड़ पत्थर वगैरह आदि जमे हुए मिलते हैं और इसी आधार पर इसे क्या कहते हैं, हिमालय का जलोढ़ कहते हैं। शिवालिक को क्या कहा जाता है, इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात याद रखिएगा कि शिवालिक की चौड़ाई जो है ये पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है और शिवालिक के अलग अलग नाम है, जैसे हिमाचल प्रदेश में से शिवालिक कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने जा रहा है, अगर आप ध्यान दें तो 16 सिंगी रेंज, यानी शिवालिक को 16 सिंगी रेंज के नाम से कहा जाना जाता है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, शिवालिक को 16 सिंगी रेंज के नाम से ये जाना जाता है हिमाचल में। शिवालिक को 16 सिंगी रेंज के नाम से कहा जानते हैं, तो आप कहेंगे हिमाचल के अंदर जानते हैं। बाकी गोरखपुर के अंदर से ढूंढवा कहा जाता है, नेपाल के अंदर से चूरिया मुरिया कहा जाता है और फिर जम्मू में जम्मू की पहाड़ियां कहते हैं। यहाँ पे वन विहीन क्षेत्र आता है जिसे आप क्या कहते हैं, चोस के नाम से भी जानते हैं। तो शिवालिक में आपको इतनी बातें याद रखनी है, शिवालिक बाह्य हिमालय जिसे हिमालय का जलोढ़ कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम आते हैं। गोरखपुर में इसको ढूंढवा कहते हैं, नेपाल में से चूरिया मुरिया कहा जाता है, जम्मू की पहाड़ियां कहते हैं, हिमाचल में से शिवालिक कहते हैं, 16 सिंगी रेंज के नाम से भी इसे आप जानते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब बात आती है पूर्वांचल हिमालय की। ये वाला जो हिमालय पूर्वांचल हिमालय, तो पहली बात तो ये कि पूर्वांचल में राज्य कौन कौन से आपको आने चाहिए। और मैंने कहा था कि हिमालय इस प्रकार से, तो यहाँ हिमालय में एक सेंटेक्सिल बैंड है जिसे अक्सर संघीय झुकाव कहते हैं। और पूर्वांचल में जो राज्य आते हैं आप जानते हैं, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है। अन्ना की मम्मी आपको बताया था अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब इस वाले पार्ट में जो पहाड़ी है उनके कौन कौन से नाम है ये आपको देखना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, यानी आपसे सीधा पूछा जाए कि डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, पटकोई, बुम्ब की पहाड़ी, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई। बोलो मेरे साथ, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई। याद कर लेना, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई। कहां पे है, अरुणाचल में है। बस सीधी सीधी बात है। देखो रिपीट तो करनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो याद कर लो, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई, डाफला, मिसमी, पटकोई अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अबोर, निसी, मोनप्पो भी अरुणाचल में है। नागा श्रेणी नागालैंड में है। इसकी सर्वोच्च चोटी सारामती आ जाती है। बरेल श्रेणी मणिपुर और नागालैंड दोनों में है। मणिपुर की पहाड़ियों को लामा टोल की पहाड़ी भी कहते हैं। याद रखिएगा, मिजो श्रेणी कहां पे, मिजोरम के अंदर आती है। लुसाई श्रेणी कहां पे आती है, मिजोरम में आती है। कसारी रेंज कहां पे आती है, तो भी मिजोरम में आती है। याद रखना, सीधी सीधी बातें हैं। मिजो श्रेणी मिजोरम के अंदर, लुसाई श्रेणी कहां पे, मिजोरम में, कसारी रेंज कहां पे आती है, तो भी आपका उत्तर आएगा मिजोरम में आती है। इसके बाद में फिर प्रश्न बनेगा, त्रिपुरा में कौन कौन सी श्रेणी आती है, सुरमा वैली, अथारामुरा, सेकतियांग, जम्पेतियांग। सुरमा शैली याद रखना, सुरमा शैली नहीं, सुरमा वैली है, अथारामुरा श्रेणी है, सेकतियांग है, जम्पेतियांग है। ये कहां पे, त्रिपुरा में है। और ये वाला जो आप पहाड़ देख पा रहे हैं ये आता है गारो खासी जयंती की पहाड़ियां। लेकिन मैंने हिमालय में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये प्रायद्वीप पठार का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। याद कर लेना किसका भाग है, प्रायद्वीप पठार का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। तो सुरमा वैली की बात आती है, अथारामुरा श्रेणी, सेकतियांग, जम्पेतियांग, ये सारे के सारे क्या है, त्रिपुरा के अंदर है। बात कर रहे हैं डाफला, मिसमी, पटकोई, बुम्ब, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बात यहाँ पे आ रही सीधा, नागा श्रेणी सारामती सर्वोच्च चोटी कहां पे, नागालैंड के अंदर आती है। बरेल श्रेणी की बात कर रहे हैं तो मणिपुर नागालैंड की सीमा पे आती है। याद रखिएगा, फिर आगे मिजो श्रेणी मिजोरम में, लुसाई कहां पे, मिजोरम में। मोलेसिस बेसिन की चट्टाने कहां पे आती है, तो आप कहेंगे मिजोरम में आती है। ये असंगठित चट्टाने हैं जिन्हें आप कहते हैं मोलेसिस बेसिन की चट्टाने। कैसी चट्टाने, तो याद रखिएगा मिजोरम की जो असंगठित चट्टाने हैं इसे आप कहते हैं मोलेसिस बेसिन की चट्टाने। इतना याद रहेगा, रहेगा सर क्यों नहीं रहेगा। आगे देखिएगा, हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है ना, ये प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया गया। किसने किया था, सिडनी बुरार्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे सिडनी बुरार्ड के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा मेरी बात आप यहाँ पे।
प्रादेशिक वर्गीकरण कौन करता है? सिडनी बुरान करता है। किसके आधार पे करता है? तो आप कहेंगे नदियों के आधार पे। कैसे होता है देखते हैं अपन। दूध ले दूध ले चलो थोड़ी सी क्लास रे उठती है। ध्यान देना मेरी बात। यहाँ पे प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुरान नदियों के आधार पे। यहां से एक प्रश्न आ सकता है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है ना, मैं थोड़ा स्पीड को धीरे कर रहा हूं क्योंकि आपने चीजें पढ़ी नहीं पहले। सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच में ये वाला जो हिमालय का पार्ट है, इसे आप कहते हैं कश्मीर हिमालय, इसे आप कहते हैं पंजाब हिमालय। ध्यान देना मैंने क्या कहा, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में ये वाला जो पार्ट है, इसे आप क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा कश्मीर हिमालय कहते हैं, इसे आप पंजाब हिमालय कहते हैं। और ये लगभग आप यूं मानिएगा 560 किलोमीटर फैला हुआ है। आगे बात करते हैं सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच में, इसे आप कुमायूं हिमालय कहते हैं और ये लगभग 320 किलोमीटर फैला हुआ है। आगे आता है काली नदी से लेके तीस्ता नदी, ये नेपाल हिमालय, हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है नेपाल हिमालय। ये 800 किलोमीटर इसका विस्तार आता है। कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा असम हिमालय है, जो 750 या 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सिंधु से लेके सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, सतलज से लेके काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली से लेके तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। इनमें सबसे लंबा सबसे विस्तृत कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा सर सबसे लंबा सबसे विस्तृत नेपाल है और सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी इसी के अंदर पाई जाती है। जैसे कश्मीर हिमालय की बात करते हैं तो आपको याद रखना है सर्वाधिक हिमनद इसी हिमालय के अंदर मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि वैष्णो देवी का मंदिर है, अमरनाथ की गुफा है, चरारी शरीफ है, वुल्लर झील है, डल झील है, पोंगांग झील है, सोमारीरी है, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये सारे के सारे कश्मीर हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। अगर ये हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसके आधार पर भी ये कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेंगे। करेवा मिट्टी का जमाव भी कहां मिलेगा? हिमनदीय सरोवरीय निक्षेप जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला फिर आता है आपके सामने कुमायूं हिमालय। याद रखना इसका पूर्वी भाग कहलाता है कुमायूं हिमालय और ये जो पश्चिमी भाग है गढ़वाल हिमालय। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। त्रिशूल 78 बता दी थी क्या? ये राकापोसी की ऊंचाई भाई, पीछे शायद गड़बड़ बता दी मैंने, पहले भी सही करवाई हुई है। राकापोसी 77 ठीक है ना, याद कर लेना। फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा, मसूरी, बागेश्वर, पंचप्रयाग, ये कुमायूं हिमालय के अंदर आते हैं। बोले तो उत्तराखंड वाले पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर प्रश्न बनता है नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? नेपाल हिमालय, जिसे आप केंद्रीय हिमालय के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा नेपाल हिमालय या केंद्रीय हिमालय जिसे आप कहते हैं, ये सबसे लंबा और बड़ा भाग आता है। याद करना सर्वाधिक ऊंची चोटियां ऐसे हिमालय में आती हैं। यह वृत्त मध्य शिवालिक का स्पष्ट प्रतिनिधित्व है, यानी इस नेपाल हिमालय में वृत्त हिमालय का पार्ट भी मिल जाएगा, इसके अंदर मध्य हिमालय भी मिल जाएगा, शिवालिक भी इसमें मिल जाएगा। अपेक्षाकृत रूप से यहाँ दर्रे कम है और इस नेपाल हिमालय केंद्रीय हिमालय में ये द्वार पाए जाते हैं। कहने का मतलब तलहटी में बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। कौन से हिमालय में पाए जाते हैं? नेपाल हिमालय केंद्रीय हिमालय में। और ये सिक्किम वाले पार्ट तक फैला हुआ है पूरा का पूरा। चाय के बागान यहाँ पे लगाए जाते हैं। यहाँ काठमांडू घाटी है, भूसंकलन की यहाँ आपको क्या देखने को मिलती है? तो आपको दिखता देखने को मिलती है। ठीक है, आगे फिर प्रश्न आता है असम हिमालय। सीधा सीधा ये हिमालय का दूसरा बड़ा भाग है। नामचा, बरवात, तवांग घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, भूटान, असम के अंदर फैला हुआ भाग है, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए साथियों इतना ही काफी रहेगा। बाकी एसपी चटर्जी ने हिमालय को 6 भागों में बांटा है। हिमालय की जो दर्रे हैं और जो बातें वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है ना, आज ज्यादा हो गया, इतना कल करेंगे। ठीक है, आज मैं भी थोड़ा थक गया हूँ लास्ट में आते आते। जय हिंद, जय भारत।